गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जेनेटिक्स में मेंडल के बारे में, मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस इसके बारे में कल देखा था। और हमने ये देखा था कि किस प्रकार से मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1:2:1 का रेशो मिलता है और डाईहाइब्रिड क्रॉस में किस प्रकार से 9:3:3:1 का रेशो मिलता है। इस बीच हमने मेंडल के प्रिंसिपल्स की भी बात की थी, सिद्धांतों की भी बात की थी, नियमों की भी बात की थी जिसमें हमने पहला प्रभाविता का नियम और दूसरा पृथक्करण का नियम, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन हमने जो है पढ़ा था। फिर हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1 के रेशो के बारे में बात की थी। आज हम जो मेंडल का तीसरा नियम है जो कि डाईहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग मेंडल ने दिया, उसके बारे में बात करेंगे। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसका अनुसार ये कहते हैं कि मेंबर्स ऑफ वन जीन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अदर जीन पेयर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। मतलब गैमेट्स के फॉर्मेशन के समय इनका ये मानना है कि युग्मकों के निर्माण के समय प्रत्येक युग्मित लक्षणों के लिए उत्तरदायी जीन अन्य लक्षणों वाले जीन से स्वतंत्रता पूर्वक बिल्कुल पृथक होकर अपनी खुद की वंशागति, खुद की आनुवंशिकता दिखाते हैं। मतलब वो दोनों आपस में मिक्स नहीं हो सकते। जीन्स जो है शफल्ड हो जाते हैं, मैनी कॉम्बिनेशंस एक ही प्रकार के जीन्स के बन सकते हैं और यही जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लैंगिक जनन का महत्व है। हम जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के जीन्स और विभिन्नताएं डेवलप करना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की महत्ता है। तो ये मानते हैं कि एक पेयर जीन जो है वो सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली हो जाएगा और दूसरे जीन पेयर से उस पर ऐसा नहीं है कि वो हमेशा उसके साथ चले, बल्कि वो अपना इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट जो है वो दिखाएगा। तो ये मेंडल का जो है वो तीसरा नियम है। इसके अलावा हम यहाँ पे और कुछ जेनेटिक्स से संबंधित एक दो चीज़ें और बची हैं जिनके बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस जो है, अगर हम एक इंडिविजुअल अननोन जीनोटाइप का है, तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सा जीनोटाइप है जो कि हमें पता नहीं है, तो उसके लिए हम टेस्ट क्रॉस जो है वो, परीक्षार्थ संकरण हिंदी में कहते हैं, टेस्ट क्रॉस जो है वो काम में लेते हैं। हम क्या करते हैं कि हम उसको होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ क्रॉस करवाते हैं। अननोन जीनोटाइप वाले जो भी इंडिविजुअल है उसको हम होमोजाइगस रिसेसिव के साथ जो है क्रॉस करवाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पर्पल फ्लावर कैन आइदर भी पीपी और पीपी दोनों हो सकता है। हमारे पास एक प्लांट है जिसके कि पर्पल फ्लावर है, बट हम जानते हैं कि पर्पल फूल होने के बावजूद उसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल पी भी हो सकता है और कैपिटल पी स्मॉल पी भी हो सकता है। तो हमें ये देखना है कि इसका जीनोटाइप कौन सा है। तो इसको हम क्रॉस करवाते हैं किसके साथ? एक वाइट फ्लावर वाले होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, विच इज स्मॉल पी। अगर आप 100% पर्पल फ्लावर आपको इसमें मिलते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो अननोन पेरेंट था वो कौन सा था? पी था, कैपिटल पी था। क्योंकि दोनों हमारे पास रिसेसिव है तो उसका जो चेकरबोर्ड या पुन्नेट स्क्वायर जो बनेगा वो जो ऊपर वाला दिखाई दे रहा है वैसा वाला बनेगा। क्योंकि ये दोनों हमारे पास हैं, हमें पता है, हमने होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करवाया है। ये वाला हमें पता नहीं था, ये हमें जानना था, लेकिन हमें सारे ही पर्पल फ्लावर मिले तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक डोमिनेट जीन आ रहा है। तो इसलिए हमें पता लग जाता है कि जो अननोन पेरेंट था वो पीपी कॉन्स्टिट्यूशन वाला था। लेकिन अगर हमें 50% वाइट और 50% पर्पल फ्लावर मिले, इस तरह की कंडीशन देखने को मिले, 50% सफ़ेद फूल वाले और 50% पर्पल फूल वाले पौधे मिलते हैं, तो हम ये समझ जाते हैं कि जो पेरेंट था उसका जो जीनोटाइप था वो था कैपिटल पी स्मॉल पी। क्योंकि उसी कंडीशन में ये देखने को मिल सकता है कि जो 50% है जो कैपिटल पी के साथ कर रहे हैं क्रॉस, वो तो बनेंगे पर्पल कलर के, और जो रिसेसिव पी के साथ कर रहे हैं, स्मॉल पी के साथ कर रहे हैं, वो बनेंगे वाइट कलर के। तो इस तरह से हम टेस्ट क्रॉस जो है वो अननोन पेरेंट का पता लगाने के लिए काम में लेते हैं। हम रिसेसिव होमोजाइगस के साथ क्रॉस करवा लेते हैं अननोन पेरेंट का, और अगर हमें 100% डोमिनेंट कैरेक्टर वाले मिले तो हम समझ जाते हैं कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट जीन था, और अगर हमें 50% रिसेसिव कैरेक्टर वाले और 50% डोमिनेंट कैरेक्टर वाले मिले तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन थी।
आप मेंडेलियन जेनेटिक्स जो हमने पढ़ी उसमें हमने 3 नियम पढ़े। पहला नियम पढ़ा हमने प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम हमने पढ़ा पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा पढ़ा इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इस मेंडेलियन जेनेटिक्स से कुछ अलग एक चीज़ और अस्तित्व में आई है या समझ में आई है या एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव हुई है, दैट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। मेंडल लकी थे कि उन्होंने जो मतलब प्लांट चूज़ किया, पी प्लांट, उसमें बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स या ट्रेट्स थे जो कि वेरी क्लियरली नज़र आ रहे थे और एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट था। ये इसलिए फिनोटाइपिकली आसानी से रिकग्नाइज किया जा सकता था, ये उनके लिए एक एडवांटेज था। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है, फिनोटाइप इतना ऑब्वियस नहीं होता है जितना कि इसमें मटर के पौधे में मेंडल को देखने को मिला। जैसे स्नैपड्रैगन का फ्लावर जो है, इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। आप इसमें अगर रेड फ्लावर को वाइट वाले फ्लावर वाले पौधे के साथ क्रॉस करवाएं, रेड यहाँ डोमिनेंट है, कैपिटल आर एंड द स्मॉल आर विच इज़ वाइट। तो जो कंडीशन देखने को मिलने चाहिए जीन्स जो जैसा हम देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कि जो प्रथम पीढ़ी हमें मिलेगी F1 जनरेशन, वो आर मिलेगी, कैपिटल आर स्मॉल आर। और मेंडेलियन इनहेरिटेंस ये कहती है कि इसका कलर होना चाहिए रेड, क्योंकि रेड इज़ डोमिनेंट ऑन वाइट। लेकिन ऐसा नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ पर जो है एक पिंक कलर का जो है पौधा या पिंक कलर के फूल वाला पौधा देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये जो हेट्रोजाइगस फिनोटाइप है ये इंटरमीडिएट करेक्टर शो करता है, न रेड है न वाइट है बल्कि पिंक है। तो इस प्रकार का जो है वो कहलाती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता। इन सारे पिंक फ्लावर्स को अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन कराएं, मतलब F2 जनरेशन लें, तो 1:2:1 ये वाला जो है इसमें पिंक कलर आता है बीच में, मतलब एक आएगा रेड एक आएगा वाइट, और दो जो होंगे वो पिंक कलर के प्लांट यहाँ पे प्राप्त होंगे। जबकि नॉर्मल जो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि 3:1 का रेशो आना चाहिए फिनोटिपिकली। 3 जो है लाल पौधे नज़र आने चाहिए और एक जो है वो वाइट कलर के फूल वाला पौधा नज़र आना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है एक लाल एक सफ़ेद और बीच में 2 पिंक पौधे भी नज़र आते हैं। 1:2:1 का रेशो यहाँ पे हमें दिखाई देने पड़ता है, जो कि जीनोटाइपिक रेशो भी है। जीनोटाइपिक के लिए हमें यही रेशो मिलता है डोमिनेंस में, मतलब मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें जीनोटिपिकली 1:2:1 का रेशो ही देखने को मिलता है, वही यहाँ पर देखने को मिलता है। दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता। हमने जो अभी हमने इसमें जेनेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, उसमें हमने ये पढ़ा कि क्रोमोसोम्स जो है वो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को, जीन्स जिन्हें हम आज के कंसेप्ट में कहते हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं। ये पेयर्स में होते हैं क्रोमोसोम्स और जीन्स दोनों ही, और जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, क्योंकि जीन्स में इंडिपेंडेंटली अपने आप को दिखाने की क्षमता पाई जाती है, आगे लेके जाने की क्षमता पाई जाती है, तो इसलिए कॉम्बिनेशन, नए कॉम्बिनेशंस डेवलप होते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा और उसमें प्राप्त होने वाले रेशो के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से किस अनुपात में किस तरह के पौधे हमें प्राप्त होते हैं। और उसके बाद हमने मेंडल के तीनों प्रिंसिपल्स की, तीनों सिद्धांतों की बात की। लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें ये कहा कि एक एलील दूसरे एलील पर अपना प्रभाव दिखाता है, दूसरे के प्रभाव को छुपा देता है, इसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं, इसे हम प्रभावी कैरेक्टर कहते हैं। फिर गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जीन सेपरेट होते हैं, इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। एंड देन इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, कि एक जीन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अदर जीन पेयर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ये तीनों हमने नियम पढ़े। और लास्टली हमने जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात की, कि जो कि प्रभाविता के नियम का एक्सेप्शन है, कि यहाँ पर ये जो एक संकरण में हमें 2 तरह के पौधे नहीं मिलकर पहली पीढ़ी में, बल्कि एक नया ही तरह का पौधा हमें यहाँ देखने को मिलता है, ये अपूर्ण प्रभाविता कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने इसमें जेनेटिक्स का जो स्टार्टिंग जेनेटिक्स का जो बेसिस, इससे संबंधित सारी टर्मिनोलॉजी और इन सारी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे अध्ययन किया। नाउ नेक्स्ट चैप्टर में हम जेनेटिक्स से संबंधित कुछ और जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं या स्पेशल फिनोमेना हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।